अस्सलाम वालेकुम बॉयज़। यूँ है कि आज हम लोगों ने बेसिकली करना तो है नाइक्विस्ट प्लॉट का स्टेबिलिटी क्राइटेरिया। जो कल मैंने आपको पोलर प्लॉट नाइक्विस्ट प्लॉट के बारे में बताया, उसके स्टेबिलिटी क्राइटेरिया को आज हमने देखना है एक्चुअली। लेकिन उससे पहले ना मैं कुछ बेसिक्स हैं वो थोड़ी सी और क्लियर कर दूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि शायद आप लोगों को इस चीज़ में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है बेसिक्स में ना, स्टेबिलिटी वगैरह ये वो चीज़ें। तो पहले तो हमने बॉडी प्लॉट किया। बॉडी प्लॉट के अंदर फेज़ अलग से कंसिडर किया और मैग्नीट्यूड अलग से कंसिडर किया। गेन मार्जिन अलग था, फेज़ मार्जिन अलग था। तो पहले हम ज़रा थोड़ा सा ये समझते हैं कि मैग्नीट्यूड और फेज़ होते क्या हैं, उसके बाद फिर मार्जिन क्या होता है, फिर स्टेबल से अनस्टेबल क्यों होता है, और फिर उसके बाद फिर हम लोग ये समझेंगे कि नाइक्विस्ट के अंदर मार्जिन्स क्या हो सकते हैं, स्टेबिलिटी मार्जिन्स क्या हो सकते हैं। तो पहले तो ज़रा इसके आप ऊपर आते हैं ना कि मैग्नीट्यूड एक्चुअली होता क्या है। मैं आपको ना एक एग्जांपल देता हूँ कि आपके पास कोई लाउड स्पीकर है, राइट। तो आप उसका वॉल्यूम जब इंक्रीज़ करते हैं तो उससे क्या होता है, उसका जो मैग्नीट्यूड है ना वो बढ़ जाता है। ब्लैक है आपके पास इनपुट, रेड है आपके पास आउटपुट। तो वॉल्यूम इंक्रीज़ करने से क्या हुआ, जो आवाज़ पहले 6 डेसिबल की थी वो अब डबल होके 12 डेसिबल्स की हो गई है। तो ये क्या हुआ है, ये इसका मैग्नीट्यूड डबल हो गया। इस एग्जांपल में मैंने 2 लिखा हुआ, तो इससे मैं ये कह सकता हूँ कि मैग्नीट्यूड डबल हो गया, राइट। इसी तरह फेज एंगल भी इसका चेंज हो सकता है। यहाँ था π/2, यहाँ है पाई। लेट से कोई साइनोसॉइडल सिग्नल है, वो अपनी मैक्सिमम को पहुंची π/2 पे और फिर दोबारा 0 आई पाई पे, जबकि ये कहीं पे आउटपुट जा रही है, उसकी जो आउटपुट है वो π/2 पे 0 हो गई और ये नेगेटिव में मैक्सिमम हो गई पाई के ऊपर। इसकी सिंपल सी मिसाल ये है कि कोई फॉर एग्जांपल आप फ़ोन भी सुन रहे हैं, आप बल्कि तजर्बा भी करके देखिएगा। एक बंदा है, उसको आप सामने खड़ा कर दें अपने और उसे आप वहीं पे कॉल करें। अब क्या है, आपको उसकी शक्ल नज़र आ रही है सामने, ठीक है, और उसकी जो आवाज़ है वो आप कानों में सुन रहे हैं, राइट। अब आप ये चीज़ ऑब्ज़र्व करेंगे कि वो जब मेरे सामने बोल रहा है, जो स्पीड ऑफ लाइट है, यानी कि जो मैं उसको देख रहा हूँ, वो कुछ लफ्ज़ पहले अदा करे, लेकिन आपके फ़ोन के अंदर ना वो आवाज़ थोड़ी सी बाद में आ रही है। मतलब ज़्यादा नहीं, ऐसे नहीं कि वो 2-3 सेकंड बाद, बिल्कुल चंद माइक्रो सेकंड्स का है, लेकिन आप थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर देखेंगे। ये क्या है, ये उसके अंदर जो फेज़ का डिफरेंस है ना, ये वो है। मतलब थोड़ा सा उसके अंदर लैग आ रहा है, ये कभी कभी कुछ थोड़ा सा लीड भी आता है कुछ केसेस के अंदर। तो एनीवेज, ये तो खैर इस तरह की एग्जांपल थी। फ़ोन वाली एग्जांपल में लीड तो हो नहीं सकता, लेकिन बाज़ औक़ात कैपेसिटर इंडक्टर्स में इस तरह के आपके पास एग्जांपल्स आ जाती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि डिस्टॉर्शन जब भी किसी सिग्नल के अंदर होती है ना, उसमें मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है, उसमें उसका फेज़ एंगल भी चेंज होता है, और आप फिर जब इसके स्टेबिलिटी मार्जिन्स कंसिडर कर रहे होते हैं तो आपको मैग्नीट्यूड और फेज़ एंगल दोनों को देखना पड़ता है फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस में, राइट। द आउटपुट फॉर अ सिंगल इनपुट फ्रीक्वेंसी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ गेन एंड फेज शिफ्ट। मैंने आपको बताया अभी, द गेन एंड फेज इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, ठीक। तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के लिए ये दोनों डिफरेंट हो सकते हैं, गेन भी और फेज भी। जब हम फ्रीक्वेंसी एनालिसिस करें तो गेन को भी कंसिडर करेंगे और एट द सेम टाइम फेज को भी, दोनों को कंसिडर करेंगे। अच्छा, अब ज़रा आगे चलते हैं। मतलब आपको ये तो समझ में आ गई कि उसमें गेन मार्जिन फेज मार्जिन क्यों था बॉडी प्लॉट के अंदर। अब ज़रा इसमें एक लफ्ज़ था मार्जिन। ये मार्जिन क्या होता है? मार्जिन इज़ द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ समथिंग यू कैन यूज़ इफ़ नीडेड। अच्छा, यहीं पे एग्जांपल मेरे जहन में आ गई। ये मार्जिन लगे हैं मेरे रजिस्टर के अंदर, राइट। बल्कि इसको ना ज़रा यूँ कंसिडर करते हैं कि ये जो है ना, जो नीचे मेज़ पड़ी है आपकी, ये यूनिवर्सिटी की जो लैब है, ये है अनस्टेबल पार्ट, ठीक है। तो अब क्या है, मैं इधर से लिखता जा रहा हूँ,
ये मार्जिन जो है ना, ये मुझे बता रही है, एक वार्निंग दे रही है कि भाई ये वाला पोर्शन है, इस पोर्शन के बाद तू अनस्टेबल रीजन के अंदर चला जाएगा, यानी कि इससे आगे तुम नहीं लिख सकते। तो ये जो है ना एक एक्स्ट्रा अमाउंट है इस पेज की, जिसको मैं ख़ास ज़रूरत के तहत लिख सकता हूँ। जब मेरा समथिंग का जी बड़ा आ रहा है तो मैं इस मार्जिन को ओवरटेक कर रहा हूँ। अब आप देख सकते हैं ये इतना मार्जिन है कि एक पूरे का पूरा लफ्ज़ लिखा जा सकता है, राइट। तो मार्जिन इज एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ समथिंग यू कैन यूज़ इफ़ नीडेड। जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसे ले लूँगा, जब इससे आगे जाएगा तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। ओके, मैंने आपको बताया था जब मैं गेन और फेज मार्जिन पढ़ा रहा था बॉडी प्लॉट के अंदर, मैंने बताया था कि अगर ये कर्व इससे ऊपर चली गई तो ये अनस्टेबल हो जाएगा आपका सिस्टम। जब आपका सिस्टम राइट हैंड पोल के ऊपर नहीं होता तो राइट हैंड पोल ओरिजिन से जितना दूर होता है वो उसका मार्जिन होता है, कि इतने के बाद, फॉर एग्जांपल आपका एक पोल -2 के ऊपर पड़ा हुआ, स्टेबल तो है लेकिन -2 पॉइंट्स, -2 यूनिट्स ये दूर है अनस्टेबिलिटी से, तो ये जो -2 है ना ये इसका मार्जिन है। गॉट इट? ये डेफिनेशन अब आपने जहन में रखनी है जब मैं अभी गेन और फेज मार्जिन पढ़ाऊंगा। गेन एंड फेज मार्जिन इज एक्स्ट्रा दैट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम इंस्टेबिलिटी, वही मैंने अभी आपको बताया। अच्छा, ज़रा 1 मिनट के लिए ना स्टेबिलिटी को रिव्यू कर लेते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि जब आप लैप्लास डोमेन में लिखते हैं ट्रांसफर फंक्शन बना के, या जैसे भी सिचुएशन में अपने सिस्टम को लैप्लास डोमेन में कन्वर्ट करते हैं, तो आपके जो सिस्टम के पोल्स हैं वो राइट हैंड साइड पर नहीं होने चाहिए, राइट। देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में है s-a, ठीक। s-a का मतलब ये है कि s इज इक्वल टू a जो है ये पॉजिटिव नंबर है। ये लैप्लास के अंदर, 1 मिनट, यहाँ पे फॉर एग्जांपल a है, ये अगर पॉजिटिव नंबर है तो ये यहाँ पर होगा। इसी तरह अगर आपके पास हो s प्लस a डिनोमिनेटर में तो s बनेगा -a, दैट मीन्स कि यहाँ पर, ठीक हो गया। अब मैंने फ़लसफ़ा आप लोगों को ये दिया था कि भाई अगर यहाँ पे है तो आपका सिस्टम अनस्टेबल है, अगर यहाँ पे है तो आपका सिस्टम स्टेबल है। ऐसा क्यों है? ऐसा इस वजह से है कि 1/s - a e⁻at का लैप्लास है और 1/s + a e⁻−at का लैप्लास है, ठीक। जब e⁻+at है तो आपका ये जो ग्राफ बनता है ये ऊपर इन्फिनिटी को जाता है। जब e⁻−at है तो आपका ग्राफ डिके की तरफ जाता है। स्टेबिलिटी पता है क्या है? स्टेबिलिटी है कि एक सिस्टम दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए आफ्टर ए डिस्टर्बेंस, राइट। व्हाट इज स्टेबिलिटी? एक सिस्टम दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाए आफ्टर डिस्टर्बेंस। ये बॉल पॉइंट यहाँ पर पड़ा हुआ है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे है। मैंने इसको थोड़ा सा यूँ डिस्टर्ब किया, एक फोर्स लगाई, एक सर्टेन अमाउंट की फोर्स लगाई, यानी कि इसको मैंने गेन दिया, गेन दिया। तो इतनी फोर्स लगाने के बाद ये दोबारा अपनी स्टेबल पोजीशन में आ चुका है। लेकिन जब मैं गेन इसका बढ़ा दूंगा बहुत ज़्यादा तो ये अपनी स्टेबल पोजीशन से बाहर निकल के इधर इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा, ठीक। मैंने एक बाउंड बना दिया, इसको बीबो भी कहते हैं, बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट, के भाई मैं बाउंडेड इनपुट दे रहा हूँ कि मैंने इतनी अमाउंट ऑफ फोर्स दी है तो इतनी ही इसके अंदर वो होना चाहिए। बाद वो जब हम इंशाल्लाह लाउथ-हर्विट्ज़ क्राइटेरिया पढ़ेंगे तो ये टाइप्स ऑफ स्टेबिलिटी भी हम लोग देखेंगे इस चीज़ को। पहले लेट्स क्लियर आवर बेसिक्स। तो जब हम लोग कह रहे होते हैं ना राइट हैंड प्लेन के ऊपर, तो इसका मतलब है कि वो e⁻at या e⁻−at का लैप्लास होता है। तो अब आप देख सकते हैं कि आप लैप्लास को देख के बता सकते हैं कि भाई आपका जो सिस्टम है ना ये स्टेबल है या अनस्टेबल है। ये ऊपर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। ये इसका किसी सिस्टम का आउटपुट रिस्पॉन्स है। जबकि अगर आपका सिस्टम दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए, यानी कि पहले यहाँ 0 था, इम्पल्स आया, एकदम से बढ़ा, डिस्टर्बेंस हुई, तो ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। ये आपका सिस्टम स्टेबल है, ये आपका सिस्टम अनस्टेबल है, ठीक।
इसी चीज़ को ज़रा हम जी ऑफ एस की फॉर्म में देखते हैं। आपने अभी ये कहा कि ट्रांसफर फंक्शन के डिनोमिनेटर में आपके पास जब आप इसको इक्वल टू 0 रखेंगे, हाँ एक और चीज़ भी, चलो इसी एग्जांपल से इसको मैं बता देता हूँ आपको। ये आपके पास एक जी ऑफ एस है, एक प्लांट है या सिस्टम वॉटएवर, इसके सारे की यूनिटी फीडबैक है। यूनिटी फीडबैक इस वजह से बता रहे हैं कि हम थोड़ा सा बिल्कुल लेट्स गेट टू द बेसिक्स, पहले हम बेसिक्स समझ लें, एडवांस बाद में जाएंगे। तो अब वैसे ही आपका कोर्स लीनियर कंट्रोल सिस्टम है जो भी है। ट्रांसफर फंक्शन यहाँ पे क्या होगा, जी ऑफ एस और 1 प्लस जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस। एच ऑफ एस इधर चूँकि 1 है तो 1 प्लस जी ऑफ एस। मैं एक्चुअली ये चाह रहा हूँ कि 1 प्लस जी ऑफ एस कभी 0 ना हो। 1 प्लस जी ऑफ एस 0 होने का मतलब ये है कि ये 1/0 यानी कि इन्फिनिटी हो जाएगा। तो जब 1 प्लस जी ऑफ एस इक्वल टू 0 होगा तो ये टी ऑफ एस आपके पास इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक, इस सिचुएशन को मैं अवॉइड करना चाह रहा हूं। इसका मतलब ये है कि जी ऑफ एस -1 नहीं होना चाहिए, राइट? ये जो आपके पास जी ऑफ एस है यानी कि आपके प्लांट का जो ट्रांसफर फंक्शन है वो -1 नहीं होना चाहिए। अगर -1 हो गया तो आपका सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा इस पर्टिकुलर एग्जांपल के अंदर, राइट? ये चीज़ आपने बेसिकली ज़हन में रखनी होती है। जब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को आप इक्वल टू 0 करते हो तो इसका मतलब यही होता है कि आप इन्फिनिटी को अवॉइड कर रहे हो, आप वो सिचुएशन देख रहे हो कि किस वक्त आपका सिस्टम इन्फिनिटी होगा, राइट? तो ये चक्कर होता है। अब आपको ये बात समझ में आ चुकी है कि आपने -1 से ट्रांसफर फंक्शन को अवॉइड करना है, ओके? मैसेज आ गया। अच्छा, अब ज़रा एक छोटी सी चीज़ कल मिस हो गई थी, उसके लिए आई अपोलोजाइज। मैंने आपको बताया था पोलर प्लॉट जो होता है ना, एक्चुअली वो होता है जब आप ओमेगा को 0 से लेके इन्फिनिटी तक आप वेरी करते हैं। नाइक्विस्ट प्लॉट जो होता है ना, इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क होता है। नाइक्विस्ट प्लॉट होता है जब आप ओमेगा को -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक वेरी करते हैं। ये आपको समझ नहीं आएगी लेक्चर उस वक्त तक जब तक आप पिछला लेक्चर नहीं देखेंगे। मैंने आपको पहले बताया सीक्वेंस में चलो तो ही समझ में आएगी। पिछली जो बातें हैं वो आपको क्लियर थी तो इसी वजह से ही मैं आगे चल रहा हूँ। पोलर प्लॉट क्या होता है, जब आप ओमेगा को वेरी करें 0 से लेके इन्फिनिटी तक। और नाइक्विस्ट प्लॉट क्या होता है, जब आप ओमेगा को -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक वेरी कर रहे होते हैं, ओके? तो इसका तरीका क्या होता है, कल जो हमने एग्जांपल की थी वहाँ पर हमने इस तरह से एक बना दिया था पोलर प्लॉट, व्हाटएवर। क्यों पोलर प्लॉट? नाइक्विस्ट प्लॉट पता है किस तरह बनेगा, आप इसी का ना एक मिरर रेप्लिका बना देंगे। यानी कि जैसे इस डायरेक्शन में है, अगर नीचे की तरफ आ रहा है तो आप इसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे, अगर राइट साइड की तरफ है तो आप इसको लेफ्ट साइड की तरफ लेके चले जाएंगे, और जो भी शेप है उसका आपने एग्जैक्टली रेप्लिका ही बनाना है, ठीक? तो ये आप नीचे आपके पास आ रहा था 0 से लेके +इन्फिनिटी तक, तो ये 0 से लेके -इन्फिनिटी तक ऊपर होगा। मतलब फॉर एग्जांपल आपकी एग्जांपल के अंदर यहाँ पे 0 है, यहाँ जब ओमेगा इन्फिनिटी था तो यूँ जा रहा था, तो यहाँ पर आपके पास खुद ब खुद ही -इन्फिनिटी होगा। आगे बात समझ। और ये चलो इसमें भी अगर आप देखें कि ये था आपके पास ओरिजिनल पोलर प्लॉट, ये यूँ वाला। नाइक्विस्ट कब बनेगा, जब आप इसका इस तरह से रेप्लिका बनाएंगे, यूँ नीचे फिर ये ऊपर की तरफ। सिमिलरली ये थोड़ा मैं क्लियर करके बताया, इस तरह से और ये इस तरह से। नाइक्विस्ट बनेगा पोलर प्लॉट का आप एक मिरर रेप्लिका बना देंगे। या अगर ये नहीं भी करना चाहते, आप -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक उसके अंदर ऐड करेंगे तो खुद ब खुद ही नाइक्विस्ट बन जाएगा। एक्चुअली ऐसा पोलर नाइक्विस्ट कंफ्यूजिंग इस वजह से है कि जब आप पोलर एक दफ़ा बना देते हैं ना पोलर प्लॉट, तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो स्टेबिलिटी मार्जिन वगैरह, ये जो इस तरह की चीज़ें होती हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको ऑलरेडी मिल जाती है। तो कुछ लोग नाइक्विस्ट बनाने का तकल्लुफ़ नहीं करते, जबकि नाइक्विस्ट अंकल ने बनाया तो बस ठीक, उन्हें तो बना लिया ना। तो कुछ लोग नाइक्विस्ट बनाने का तकल्लुफ़ कर लेते हैं। अदरवाइज़ आपको सफिशेंट इन्फॉर्मेशन पोलर प्लॉट में भी मिल जाती है। अब यहाँ पे जो चीज़ अहम है ना, वो ये है कि आपका प्लॉट -1 और J0 यानी कि जो ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट से नहीं गुजरना चाहिए।
अगर आप चाहते हैं कि आपका सिस्टम एक ख़ास फ्रीक्वेंसीज पे या इन तमाम फ्रीक्वेंसीज पे स्टेबल रहे, राइट? अगर आप चाहते हैं कि आपका सिस्टम स्टेबल रहे एट सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसीज, तो आपने इस पॉइंट से अवॉइड करना है -1 J0। -1 क्यों? इसकी वजह से। गॉट इट? आई होप ये समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे आप देखो, ये आपका पोलर प्लॉट है, यूँ जा रहा है और ये -1 J0 से नहीं गुजरा, जबकि ये जो है ये एक नए किस्म का प्लॉट है, ये -1 से गुजर रहा है। -1 J0 का मतलब ये है कि x की तरफ -1 अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस में इसने कोई डिस्टेंस ट्रैवल नहीं किया, तो J0। तो अब आपको ये पता चल गया कि पोलर प्लॉट या नाइक्विस्ट प्लॉट स्टेबल कब होगा। ओके, आई होप कि यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। अब आते हैं ज़रा स्टेबिलिटी मार्जिन की तरफ। स्टेबिलिटी मार्जिन के बारे में मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि कितनी उसके पास रियायत मौजूद है, कितनी उसके पास एक्स्ट्रा स्पेस मौजूद है जिसके बाद वो इंस्टेबिलिटी की तरफ चला जाए। सही? अब क्या सिचुएशन है, ये है -1 हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, ये यहाँ तक है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये इतना आगे आ जाएगा तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, ये पॉइंट, ठीक है। तो इस तरह से ना हम लोग ज़रा एक तरीका हमने डिवाइस किया हुआ है इसको। मैं तो नहीं किया, ये नाइक्विस्ट नहीं किया है, हम तो बस पढ़ाए तरीक़ों को समझ रहे हैं और आगे पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। तो इसको यूँ करते हैं कि इन्होंने ना, ये आपका ऑलरेडी एक नाइक्विस्ट प्लॉट बना हुआ है, इसके गिरना इन्होंने एक सर्कल लगा दिया -1 J0 रेडियस का, यानी कि -1 रेडियस का एक सर्कल लगा दिया इसके आसपास, ठीक है। तो अब ये मेरी फिगर ज़रा इतनी क्लियर नहीं बनी थी, तो इसी वजह से मैंने इसको दोबारा बनाया। ये फॉर एग्जांपल आप लोगों का एक नाइक्विस्ट प्लॉट था, तो ये वाला जो पॉइंट जहाँ पे आपका रियल एक्सिस के ऊपर टच कर रहा होता है ना, रियल एक्सिस के ऊपर जहाँ पे आपका टच कर रहा होता है वो, और ये ओरिजिन तक, ये वाला है आपका गेन मार्जिन, ठीक। इसी तरह ये वाला पॉइंट जो आपका सर्कल को टच कर रहा होता है, उसका जो एंगल बनता है ना एक्स एक्सिस से, वो आपके पास फेज मार्जिन होता है। बहुत सिंपल सी बात, ओरिजिन से लेके जो पॉइंट आपका रियल एक्सिस के ऊपर टच कर रहा है वो आपका गेन मार्जिन है। एट द सेम टाइम जो पॉइंट आपका इस सर्कल को टच कर रहा है उसका एंगल, यहाँ से मतलब फॉर एग्जांपल ये वाला जो एंगल बनेगा फाई, ये आपके पास फेज मार्जिन है। समझ आ गई बात की? तो कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। नाइक्विस्ट बोर्डे मैं जो क्वेश्चन आप लोगों को दूंगा इसके अंदर वो यही है कि प्लॉट ही करना होगा, एनालाइज आप लोगों ने खुद करना है। इन चीज़ों को समझो, मैट लैब के अंदर एक दफ़ा इसको प्लॉट करो और हाथ से भी प्लॉट करो, और अपने हाथ वाले जो रिज़ल्ट्स हैं उनको मैट लैब के साथ वेरीफाई करो। आप शायद यकीनन उसमें मिस्टेक करेंगे तो वो लर्निंग ही होगी, तो इसको आप ज़्यादा ठीक करने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली दैट वुड बी योर लर्निंग। तो ठीक है, थैंक यू सो मच। अगली क्लास में मुलाकात होती है इंशाल्लाह।